हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इससे पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी कंटेंट भी इसमें कवर किया गया है और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स के लिए मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो PDFs भी अवेलेबल है, उन्हें आप देख सकते हैं कोर्स बाय करने से पहले। और किसी भी तरह का आपका डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। एक साल की वैलिडिटी है दोनों ही कोर्सेज की। फिर भी कोई डाउट अगर आप पर रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। What is the name of India's operation to assist the earthquake hit Myanmar? भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेशन ब्रह्मा। आप सभी अवगत होंगे कि म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में एक काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक आया है। 1600 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है और अभी भी जो कोलैप्स बिल्डिंग्स हैं उनके जो रबल होते हैं, जो ढेर होते हैं, उनमें से भी लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो सबसे पहले तो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसके बाद फिर 6.7 मैग्नीट्यूड का आया। तो इसी को देखते हुए म्यांमार ने इंटरनेशनल हेल्प की गुजारिश भी की थी और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है म्यांमार को असिस्ट करने के लिए। इंडियन नेवी ने भी अपने 4 शिप्स प्रिपेयर कर लिए हैं HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन के तहत म्यांमार की ओर चल चुके हैं ये। और C-130 एयरक्राफ्ट भारत ने भेजा है इंडियन एयरफोर्स का, जो रिलीफ मटेरियल निकल गया है। हिंडन एयरबेस से गया है और कहाँ पर उतरा? यंगून में। Who has been elected as the new chairman of the Indian Banks Association? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, CS शेट्टी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जो मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन CS शेट्टी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। साथ ही यूनियन बैंक के MD A मनीखलाई और पंजाब एंड सिंध बैंक के MD स्वरूप कुमार शाह और बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत BSC से माधव नायर, ये 3 डिप्टी चेयरमैन होने वाले हैं। करूर वैश्य बैंक के MD B रमेश बाबू, इन्हें ऑनररी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है इसी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। इससे पहले हमने देखा था पिछले महीने की जो फॉर्मर पंजाब नेशनल बैंक MD अतुल कुमार गोयल, इन्हें CEO नियुक्त किया गया था इस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। सुनील मेहता को इन्होंने सक्सीड किया था। तो अंतर है, चेयरमैन CS शेट्टी है और CEO अतुल कुमार गोयल हैं, याद रखिएगा। IB की बात करें, एक इंडस्ट्री बॉडी है बैंक्स के लिए। अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें मेंबर्स होते हैं। जो भी बैंकिंग सेक्टर में कंसर्निंग एरियाज है उस पर डिस्कशन चलता है, कंसल्टेशन चलती है। राहुल भावे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? राहुल भावे को किस वित्तीय संस्थान का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, IFCI। गवर्नमेंट ने राहुल भावे को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है IFCI का। भावे जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सर्व कर रहे हैं और इन्हें MD एंड CEO नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसे गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया था जुलाई 1, 1948 को। ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा हमारे देश का। What is the new maximum amount that a bank can charge its customers for ATM transactions beyond the free limit? निशुल्क सीमा से अधिक ATM लेन देन के लिए बैंक अपने ग्राहकों से कितनी नई अधिकतम राशि वसूल सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 23 रुपीज़। आप सभी जानते हैं कुछ फ्री ट्रांजैक्शंस बैंक देते हैं अगर आप ATM से पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर फ्री ट्रांजैक्शन पूरे होने के बाद भी आप 1 महीने में पैसा निकालते हैं तो आपसे को कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। तो ATM बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम अमाउंट है जो बैंक चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर से, यदि जो फ्री ट्रांजैक्शन है
उससे ज़्यादा की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पहले 21 रुपये का जो है शुल्क लेता था बैंक, अब 23 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने ATM इंटरचेंज फीस भी बढ़ा दी है। यानी कि कोई बैंक है, उसके कस्टमर किसी दूसरे बैंक के ATM से अगर पैसे निकाल रहे हैं तो एक फ़ीस देनी पड़ती है बैंक को, तो बढ़ा दी है। 17 रुपये से बढ़ाकर 19 रुपये कर दिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, और 6 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिए सिंपल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये जो ATM इंटरचेंज फ़ीस जो इंक्रीज़ हुई है, ये 1 मई 2025 से लागू होगी। ठीक है, और आप बता दें जो कस्टमर्स हैं वो 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हर महीने अपने बैंक के ATM से। ठीक है, साथ ही वो फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं किसी दूसरे बैंक के ATM से भी। मान लीजिए आपका अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, आप पंजाब नेशनल बैंक के ATM से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेट्रो सेंटर्स में है तो 3 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलेंगी किसी दूसरे बैंक के ATM को यूज़ करने को, और 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलेंगी यदि आप किसी नॉन मेट्रो सिटीज़ से आते हैं। जनवरी 2022 से ही बैंक 21 रुपये पर ATM ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहा है अगर फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से अधिक आप करते हैं। अच्छा, जनवरी एंड 2025 तक बात करें तो देश भर में 2.57 लाख ATMs हैं। इनमें से जो बैंक के अपने ओन्ड है यानी कि जिनका बैंक ही मालिक है, उनकी संख्या 2.21 लाख है। और यदि हम बात करें वाइट लेबल ATMs की, जिन्हें ऑपरेट और मैनेज किया जाता है किसी दूसरी कंपनी द्वारा, वो 36,000 हैं। According to the latest EY Economy Watch report, what is India's projected GDP growth for fiscal 26? नवीनतम EY Economy Watch रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.5%। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.5% से ग्रो करेगी फिस्कल 2025-26 में, ऐसा EY इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो मार्च का एडिशन रहा है EY इकोनॉमी का, इन्होंने बताया इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है वो 6.4% होगी फिस्कल 25 में। 25 मतलब 24-25 और 26 मतलब 25-26, इस तरह से देखते हैं। अच्छा, एक NSO ने लास्ट मंथ जो अपना डेटा रिलीज़ किया था उसमें बताया कि जो रियल GDP ग्रोथ है फिस्कल 23 से लेकर फिस्कल 25 तक, वो इस तरह से है। फिस्कल 23 में 7.6%, फिस्कल 24 में 9.2% और फिस्कल 25 में 6.5%। क्वार्टरली ग्रोथ रेट देखें अगर हम, तो जो थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ है वो 6.2% बताई जा रही है, फोर्थ क्वार्टर की 7.6% और जो पूरी एनुअल GDP ग्रोथ है वो 6.5%। Which artificial intelligence company acquired the social media platform X in a $33 billion all stock deal? किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने $33 बिलियन के ऑल स्टॉक सौदे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है XAI। तो एलन मस्क ने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है X, वो अपनी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI को बेच दिया है $33 बिलियन की ऑल स्टॉक डील में। मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया था 2022 के अंत में $44 बिलियन में, और काफ़ी डेट भी था उसके ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने ट्विटर को X नाम दे दिया, और X में ही अब जुड़ चुका है ग्रोक भी। इनका जो चैट बोट है ग्रोक, है ना, आप जानते ही होंगे। XAI भी सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया USA में स्थित है, और जो XAI है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड जो OpenAI है और चाइनीज स्टार्टअप डीपसीक, इनका राइवल है। Where was the second WHO Global Conference on Air Pollution and Health held? वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा WHO वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कार्टेगना, कोलंबिया। सेकंड WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, ये कार्टेगना कोलंबिया में हाल ही में कंक्लूड हुआ है। 25 से ज़्यादा कंट्रीज ने अपनी कमिटमेंट्स दिखाई हैं एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। एक शेयर्ड गोल भी यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है कि हम जो एयर पोल्यूशन से होने वाला हेल्थ इम्पैक्ट है उसको 2040 तक 50% तक कम कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया ने भी अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि हम भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो हेल्थ इम्पैक्ट है उसको 2040 तक रिड्यूस करेंगे। हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड एंड ग्रुप M मोशन इंटरटेनमेंट ने जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025 है उनके विनर्स अनाउंस कर दिए हैं।
जो भी फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज़, इसमें जो उम्दा परफॉर्मेंस रही है उनको अवार्ड दिए गए। फीचर फिल्म कैटेगरी में देखते हैं तो बेस्ट फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर पायल कपाड़िया इसी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दर्शना राजेंद्रम पैराडाइज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन लापता लेडीज। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कानी कुसुरती फॉर गर्ल्स विल बी गर्ल्स। बेस्ट राइटिंग देख सकते हैं। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी देख सकते हैं। बेस्ट एडिटिंग देख सकते हैं। और जेंडर सेंसिटिव अवार्ड गर्ल्स विल बी गर्ल्स को दिया गया है। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में देखें तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म ओबर को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर देख सकते हैं। बेस्ट एक्टर हरीश खन्ना। बेस्ट एक्ट्रेस ज्योति डोगरा। और बेस्ट डॉक्ट्रिन नॉकटर्न्स। और वेब सीरीज़ कैटेगरी में देखें तो बेस्ट वेब सीरीज़ पोस्टर को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर ऋषि मेहता इसी के लिए। बेस्ट एक्टर देख सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस देख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बोल्ड किए हैं ना वो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप याद रखना है। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री? भारतीय उद्योग परिसंघ के दक्षिणी क्षेत्र के नए अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है थॉमस जॉन मुथूट। केरल बेस्ड डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट मुथूट पापाचन ग्रुप, इसके जो चेयरमैन हैं थॉमस जॉन मुथूट, इन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री सदर्न रीजन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है 25-26 के लिए। डैनफोर्स इंडिया रीजन के प्रेसिडेंट रविचंद्रन पुरुषोत्तमन, इन्हें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन विच स्टेट डिड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वेजेस इंक्रीज बाय ₹26 रीचिंग ₹400 पर डे फॉर द फर्स्ट टाइम? किस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मजदूरी में 26 रुपये की वृद्धि हुई, जो पहली बार 400 रुपये प्रति दिन तक पहुंच गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा जिसे बोलते हैं, इसके तहत जो वेजेस दिए जाते हैं उनमें बढ़ोतरी की है 2 से 7% तक की फाइनेंशियल 2025-26 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये नोडल मिनिस्ट्री है जो इस मनरेगा स्कीम को चलाती है। इसे नोटिफिकेशन इशू किया है कि वेजेस हमने रिवाइज किए हैं। तो देखिए 2.33 से 7.48% तक की हाइक की गई है, यानी कि 7 रुपये से 26 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। अलग राज्यों में अलग अलग रुपये बढ़े हैं। जैसे 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना, इसमें 7 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है हरियाणा में 26 रुपये की। इसके साथ हरियाणा में 25-26 के लिए, ये जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए 400 रुपये वेज मिलेगा जो भी मनरेगा के तहत कार्य करते हैं। ठीक है, पहले कितना था 374। तो पहली बार है जब मनरेगा वेज 400 रुपये पर डे को टच कर गया है किसी स्टेट में। अच्छा, जो गवर्नमेंट ये मनरेगा वेजेस को नोटिफाई करता है ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट 2005 के तहत करता है। और ये जो चेंजेस लाए जाते हैं CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स के तहत लाए जाते हैं। ये मतलब जो इन्फ्लेशन को यहीं से देखा जाता है। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो 24-25 था, इसमें गोवा ने सबसे ज़्यादा हाइक देखा था 10.56% का प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सबसे लोवेस्ट था 24-25 में। अब 25-26 में हाईएस्ट कहाँ पर है? हरियाणा में। विच प्रोजेक्ट वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2024? किस परियोजना को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन 2024 में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु इरीगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक की सहायता वाले तमिलनाडु इरीगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2024 दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो क्रिटिकल वाटर रिसोर्स चैलेंजेस है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए उन्होंने कार्य किया है और इन्हें सराहा गया है। हु विल चेयर द इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक? फिनटेक पर अंतर मंत्रालय उद्योग समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, जो रेगुलेटरी कंसर्न है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक को सेटअप किया है, जिसकी अध्यक्षता डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी करेंगे। तो इस कमेटी का फोकस रहेगा किस तरह से फिनटेक को इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए कार्य कर सकता है अच्छी तरह से, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि जो ग्रोथ है वो ना रुके,
और ये कमेटी अपने 3 मंथ के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। Which companies have signed a memorandum of understanding for the co-development and co-production of autonomous surface vessels? किन कंपनियों ने स्वायत्त सतही जहाज़ों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लिक्विड रोबोटिक्स एंड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिक्विड रोबोटिक्स बोइंग कंपनी है ये, इन्होंने मतलब बोइंग की ही एक कंपनी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड साथ, जो कि इंडियन स्टार्टअप है, अनमैन्ड सिस्टम्स पर ये कार्य करता है। इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये ऑटोनोमस सरफेस वेसल को को डेवलप एंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में US गए थे, वहाँ पर ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस को सेटअप किया गया था, तो उसी के दौरान ये जो है MOU साइन किया गया है। What is the name of the second frigate of project 1135.6 additional follow-on ships built by गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 एडिशनल फॉलो ऑन शिप के दूसरे फ्रिगेट का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तवश्य। देखिए प्रोजेक्ट 1135.6 एडिशनल फॉलो ऑन शिप्स का जो सेकंड फ्रिगेट है इसका नाम तवश्य है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया गोवा में ही नीता सेठ द्वारा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस दौरान मौजूद रहे। और इस शिप का नाम जो तवश्य रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है? जो भीम थे महाभारत में करेक्टर, उनकी मेष गदा हुआ करती थी, उनका नाम तवश्य था। और आपको बता दें 2 फॉलो ऑन शिप बनाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत, ठीक है। पहला तो त्रिपुट था, उसको लॉन्च कर दिया गया था 23 जुलाई 2024 को, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड नहीं बनाया था, और ये अब दूसरा है। तो ये त्रिपुट और तवश्य ये दोनों ही 124.8 मीटर लॉन्ग है, 15.2 मीटर वाइड है, और जो ड्रॉट है इनका 4.5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट 3600 टन्स का है, मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स की है। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस डज द भीम 3.0 ऐप सपोर्ट? भीम 3.0 ऐप कितनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भीम 3.0 ऐप को अनवेल किया है, कहा है कि अपग्रेडेड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। अब जो ये अपडेटेड ऐप है ये 15 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और जो लो इंटरनेट एरियाज़ है वहाँ पर भी ये कार्य कर पाएगा। बाकी इसके फीचर्स देख सकते हैं आप। जो भीम प्लेटफॉर्म है ये 2016 में लॉन्च किया गया था। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड CEO ललिता नटराज हैं। As per the Banking Laws Amendment Bill 2024, how many nominees can a bank account holder now have? बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार अब एक बैंक खाता धारक कितने नॉमिनी सेलेक्ट कर सकता है, कितने नामांकित व्यक्ति अपने पास रख सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4। देखिए पार्लियामेंट ने हाल ही में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया है मार्च 26 को। राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हुआ है, लोकसभा में तो पहले ही पास हो गया था ये। तो इसमें जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो 4 नॉमिनीज उनके अपने जो है चूज़ कर सकता है जब फॉर्म भरता है अकाउंट खुलवाते हुए। अब तक केवल एक ही नॉमिनी परमिटेड था। तो ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 9 अगस्त 2024 को, और पास ये अब हुआ है। इसने किन किन एक्ट्स को अमेंड किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980। और भी कई प्रोविजंस हैं, देख लेते हैं। जो डायरेक्टर है किसी बैंक के, ठीक है, वो 8 साल से ज़्यादा कंसेक्यूटिवली अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। तो अब इस सीमा को भी बढ़ा दी गई है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए 10 साल कर दी गई है। अच्छा, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी पर्सन का किसी कंपनी में, वो 5 लाख रुपए के शेयर से ज़्यादा जो है नहीं हो सकता था अब तक, या फिर 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं हो सकता था। इसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब जो किसी पर्सन के जो स्टेक होते हैं, शेयर होते हैं किसी कंपनी में। अच्छा, जो रिम्यूनरेशन पेड किया जाता है ऑडिटर्स को, जो बैंक के ऑडिटर्स होते हैं, वो RBI द्वारा फिक्स किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से। लेकिन इस बिल के जरिए अब बैंक से डिसाइड कर सकते हैं रिम्यूनरेशन अपने ऑडिटर्स के लिए। अच्छा, एक डेली एवरेज बैलेंस बनाना पड़ता है बैंक्स को RBI के साथ कैश रिजर्व के तौर पर, ठीक है। तो एवरेज डेली बैलेंस जो है ये एवरेज ऑफ द बैलेंसेस जो बैंक्स द्वारा होल्ड किया जाता है क्लोजिंग बिजनेस के टाइम पर फोर्टनाइट को लेकर वो फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो अब जो फोर्टनाइट है उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है।
पहले क्या था, सैटरडे से लेकर सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे तक, लेकिन अब इसमें चेंज कर दी गई है इसकी डेफिनेशन। अब क्या कर दिया गया है, फर्स्ट डे टू 15 डे ऑफ ईच मंथ या फिर 16 डे टू द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, शेयर्स हैं या फिर इंटरेस्ट हैं, फिर रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स हैं, वो ट्रांसफ़र किए जाते थे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के तहत। ठीक है, और मतलब यहाँ पर अब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है यदि वो 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक जो है अनक्लेम्ड रहते हैं, उसमें कोई ऐसा फंड है, कोई उस पर अपना क्लेम ही नहीं कर रहा है, हमारा है 7 साल हो गए लगातार, तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज दिया जाएगा। What is the new investment limit for micro enterprises under the revised MSME classification? संशोधित MSME वर्गीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों के लिए नई निवेश सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2.5 करोड़ रुपए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी सेक्टर का आपका एग्जाम हो, कोई सा भी, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो, ये क्वेश्चन बनना तय है, ये आप याद रखिएगा। ये चार्ट दिया गया है, ये टेलीग्राम पर भी डाल दिया है मैंने, इसको आप देख लीजिएगा लास्ट के टाइम में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो क्विक रीज़न के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने जो MSMEs होते हैं उनकी नई क्लासिफिकेशन जारी की है, 1 अप्रैल से अस्तित्व में आ चुकी है क्लासिफिकेशन, और जो नई क्लासिफिकेशन और टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के तौर पर दी गई है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम MSMEs बोलते हैं, तो देखिए अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है 2.5 करोड़ रुपए तक की, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा। ठीक है, पहले कितनी लिमिट थी, 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की, और अगर टर्नओवर लिमिट इसकी कर दी गई है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। ठीक है, तो कोई भी ऐसी मतलब एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट 2.5 करोड़ रुपए हो और टर्नओवर लिमिट उसकी 10 करोड़ हो, उसको कहलाई जाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। फिर दूसरी आती है स्मॉल। स्मॉल में अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 25 करोड़ है, पहले 10 करोड़ थी। जो टर्नओवर लिमिट है वो पहले 50 करोड़ थी, अब 100 करोड़ कर दी गई है। वहीं अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट 125 करोड़ कर दी गई है, पहले 50 करोड़ थी। टर्नओवर लिमिट को भी डबल कर दिया गया है, 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, पहले 250 करोड़ था। इस बार का जो बजट स्पीच रहा उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की थी नई क्लासिफिकेशन MSMEs के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स को लेकर। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 टाइम्स की गई है, 2.5 टाइम्स की गई है पहले की तुलना में, और टर्नओवर लिमिट्स को 2 गुना किया गया है। ऑन विच स्टेट इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2 अप्रैल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2007 में ये डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, और 2025 में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये ब्रेन डेवलपमेंट से संबंधित कंडीशन होती है। आप इतने फैमिलियर नहीं हो पाते, सोशलाइज नहीं हो पाते जो है वर्ड से, या फिर जो भी आपके आसपास का माहौल है उसके साथ सोशल इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, और इसका कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी इसका इलाज नहीं है। हु वॉन हिज मेडेन चाइनीज ग्रां प्री इन 2025? 2025 चाइनीज ग्रां प्री किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री ने अपना मेडेन चाइनीज ग्रां प्री जीता है, और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से F1 रेसिंग ड्राइवर हैं और फार्मूला 1 में compete करते हैं मैकलेरन के लिए। और देखिए ये मैसेज मेरे पास आई है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है IBPS, इसमें माफ़ कीजिएगा, हाँ इसमें IBPS क्लर्क में और IBPS PO में। तो देखिए दोनों ही एस्पिरेंट जो हैं जो असाइनमेंट क्वेश्चन देते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया करते थे, लगातार कंटिन्यू ये लोग बने हुए थे चैनल के साथ, और इनका सिलेक्शन हो गया। काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ इन लोगों के कमेंट देखकर, क्योंकि काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और इनकी मेहनत जो है अब रंग लाई है। आई होप इस तरह के मैसेजेस आपकी ओर से भी देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम में। तैयारी अपनी जारी रखें। The Employees Provident Fund Organization has increased the auto settlement limit for PF advance claims from 1 lakh rupees to how much? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF अग्रिम दावों के लिए ऑटो निपटान सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 5 लाख रुपीज़। जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो ऑटो सेटलमेंट किया जाता है एडवांस क्लेम का,
प्रोविडेंट फंड में जो एडवांस क्लेम मिलता है उसका जो ऑटो सेटलमेंट किया जाता है उसकी लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, आपको बता दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है 60% ऑफ एडवांस क्लेम्स को प्रोसेस करता है अपने ऑनलाइन ऑटो मोड के जरिए 3 दिन के अंदर। जो ऑटो मोड है इस प्रोविडेंट फंड का जो एक क्लेम सेटलमेंट है, ठीक है, ये अप्रैल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो सब्सक्राइबर्स हैं यदि इलनेस के लिए उन्हें एडवांस चाहिए तो वो एडवांस ले सकते हैं। तो उसी की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, ऑटो सेटलमेंट एडवांस क्लेम अगर आप चाहते हैं। अच्छा, 2020 में लाए थे और 2024 में फिर उन्हें लिमिट बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दी थी और अब कितनी कर दी है? 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। Which Indian snacks and sweets company has entered into a strategic investment agreement with Temasek? किस भारतीय स्नैक्स और मिठाई कंपनी ने टेमासेक के साथ एक रणनीतिक निवेश समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हल्दीराम्स। हल्दीराम्स जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पैक्ड स्नैक्स एंड स्वीट्स कंपनी है, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म टेमासेक के साथ। तो टेमासेक है लगभग 10% माइनॉरिटी स्टेक हल्दीराम स्नैक्स फूड में एक्वायर करेगी लगभग 8,000 करोड़ रुपए में। किस वैल्यूएशन पर? 10 बिलियन US की वैल्यूएशन पर। अच्छा, हल्दीराम स्नैक्स फूड ने साथ ही 6% स्टेक भी सोल्ड कर दिए हैं 2 नए इन्वेस्टर्स को, एक तो अबू धाबी बेस्ड ISC इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और दूसरा अल्फा ग्लोबल वेव। हल्दीराम्स की बात करें 1937 में इसकी स्थापना की गई बीकानेर राजस्थान में गंगा बिशन अग्रवाल के द्वारा। Which bank has signed an MOU with PSB Alliance Private Limited for digital supply chain finance? किस बैंक ने माफ कीजिएगा, किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए। इस पार्टनरशिप के तहत जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो PSB अलायंस द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाता है उसको यूज़ करेगा सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए, पेपरलेस फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, MD एंड CEO मातम वेंकटा राव है, MV राव। Which small finance bank has sold its stressed loan portfolio to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited? किस लघु वित्त बैंक ने अपना संकटग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने जो अपने स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो है, यानी कि जो पैसा इसका वापस नहीं आया लगभग 80.59 करोड़ रुपीज़ तक का, उसको एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया है। कितने में? 31.43 करोड़ रुपए में, जिसमें 6.25 करोड़ रुपए कैश में दिया गया है और 25.14 करोड़ रुपीस सिक्योरिटी रिसीट के रूप में दिया जाएगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भास्कर बाबू रामचंद्रन है, नवी मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च द डिजिटल बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट थ्रू द PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड पोर्टल? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड पोर्टल के माध्यम से डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कैनरा बैंक। तो देखिए, जो मैनुअल प्रोसेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक ने डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड पोर्टल के जरिए। तो इससे क्या होगा, जो ऑडिटर्स है, ठीक है, वो अपनी ऑडिटिंग जो करते हैं उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जो मैनुअल अप्रोच है उसको डिजिटली जो है उसको लागू किया जाएगा। इससे पहले जो ऑडिटर्स थे उनको बैंक से जाना पड़ता था इंडिविजुअली, ठीक है, फिर उनको बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता था, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। कैनरा बैंक ने साथ ही SK मजूमदार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया बैंक में, ये भी संबंधित करंट अफेयर है तो साथ में इसको क्लब कर दिया गया। Which bank has introduced the ACE feature in its mobile banking app to provide details on more than 2,500 म्यूचुअल फंड्स? किस बैंक ने 2500 से अधिक म्यूचुअल फंडों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में ACE सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने ACE फीचर लॉन्च किया अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप पर, जो कि 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराएगा। तो कस्टमर अपने आप देख सकते हैं कौन सा फंड उनके लिए सही है, कैसी कैसी परफॉर्मेंस उन फंड्स की रही है। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजीव जैन। बजाज फाइनेंस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने राजीव जैन को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है, अनूप कुमार शाह को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आशुतोष खजूरिया को एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भवनीश लाथिया को न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। वही व्योमेश कापासी को ग्रुप मैनेजमेंट काउंसिल का नया मेंबर नियुक्त किया है। हाउ मच वर्थ ऑफ लोन्स हैव शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रिटर्न ऑफ बिटवीन फिस्कल 2015 एंड फिस्कल 24? वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कितने मूल्य के ऋण माफ किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 16.35 लाख करोड़ रुपीस। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने 16.35 लाख करोड़ रुपए तक के जो लोन्स हैं उनको रिटर्न ऑफ किया है फिस्कल 15 से फिस्कल 24 के बीच में। रिटर्न ऑफ एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे साफ साफ कि माफ़ कर दिया है, लीगली उनको जो है वापस लाने की मुहिम चलती रहती है बैंकों द्वारा या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, ठीक है। लेकिन अपनी बैलेंस शीट वो क्लियर करने के लिए ऐसा रिटर्न ऑफ कर देते हैं जो उनका एनपीए बचा रहता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा ने कहा है कि फिस्कल ईयर 19 जो था 18-19 उसमें हाईएस्ट एवर लोन राइट ऑफ किया गया था, सबसे ज़्यादा लोन वहाँ पर माफ़ किया गया था, तो 2.36 लाख करोड़ रुपीस का। और वहीं फिस्कल 15 में लोवेस्ट राइट ऑफ किया गया था 58,786 करोड़ रुपए का। फिस्कल ईयर 14 में अगर हम देखें 23-24 में, तो बैंक ने 1.70 लाख करोड़ रुपीस का बैंक लोन जो है राइट ऑफ किया है। और इससे पहले वाले फिस्कल में कितना था? 2.16 लाख करोड़ रुपीस का। तो लिखा भी है, राइट ऑफ्स डू नॉट मीन अ वेवर फॉर डिफॉल्टर्स एंड बैंक कंटिन्यू परसुइंग रिकवरीज थ्रू लीगल मैकेनिज्म। आरबीआई की जो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24 है, इसमें बताया गया कि जो बैंक्स का ग्रोस एनपी है वो 13 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि 2.5% तक पहुंच गया है सितंबर 2024 में, जबकि मार्च में 2.7% था। नेट एनपीएस ये भी डिक्लाइन हुआ है 0.57%, पहले 0.62% था। ग्रोस एनपीए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है ये भी 3.12% बचा है सितंबर 2024 तक। Which company has received an order from Center for High Energy Systems and Sciences to develop high-powered anti-drone laser system? किस कंपनी को उच्च ऊर्जा प्रणाली में विज्ञान केंद्र से उच्च शक्ति वाली एंटी ड्रोन लेजर प्रणाली विकसित करने का ऑर्डर मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज से ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसके तहत हाई पावर्ड एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा 142.31 करोड़ रुपए की लागत से। तो एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाएगा। हैदराबाद बेस्ड जो ये सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज है, डीआरडीओ का ही हिस्सा है। विच बेंगलुरु बेस्ड कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद एस्ट्रो स्केल जापान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी? बेंगलुरु स्थित किस कंपनी ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए एस्ट्रो स्केल जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। जो बेंगलुरु बेस्ड स्पेस मोबिलिटी कंपनी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और एस्ट्रो स्केल जापान, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इसका मकसद क्या है? जो भी डेब्री रिमूवल है, सैटेलाइट सर्विसिंग है, सस्टेनेबल इन ऑर्बिट मोबिलिटी है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, स्पेस है, वो क्लीन रहे, सेफ रहे, उसके संबंध में जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद पेपल टू एम्पावर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन ने पेपाल के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पेपाल के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, ताकि जो यूथ है, खासकर की वुमेन जो लो इनकम फैमिली से आती है, उनको एम्पावर किया जा सके, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ा जा सके। What is the name of the new dedicated US subsidiary launched by SCL Tech? SCL Tech द्वारा शुरू की गई नई समर्पित अमेरिकी सहायक कंपनी का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, SCL Tech पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशंस। SCL Tech ने अनाउंस किया कि हमने एक नई US सब्सिडरी लॉन्च की जिसका नाम है SCL Tech पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशंस। तो जो स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी ये, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, एज वेल एज फेडरल सिविलियन और डिफेंस एजेंसीज को भी अपनी सेवाएं देगी।
मैनेजिंग डायरेक्टर एचसीएल टेक के सी विजय कुमार है, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। अंडर द न्यू टैक्स regime, what is the revised total income limit to avail of the tax rebate under section 87A? नई कर व्यवस्था के अंतर्गत धारा 87A के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने के लिए संशोधित कुल आय सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 12 लाख रुपीज़। देखिए क्वेश्चन क्यों लिया गया, क्योंकि 1 अप्रैल से जितने भी ये बजट में जो प्रोविज़न थे टैक्स से संबंधित वो अब लागू हो रहे हैं, क्योंकि नया जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक बार इनको रिवाइज यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स मैंने इनके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। बजट है मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, विकास सर ने भी इसी कैलकुलेशन करके आपको बताई थी। तो केवल यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरी पार्ट क्या क्या है, क्योंकि इसके लिए पेन पेपर चाहिए होता है, मतलब पेन से बताना पड़ता है, और बजट में मैंने ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो केवल यहाँ पर एक जो है एक रिवीजन मार लेंगे क्या क्या बताया है। तो आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस बिल 2025 अब इनेक्ट हो गया है। फाइनेंस एक्ट 2025 को नोटिफाई करने के साथ ही अब 1 अप्रैल से जो इनकम टैक्स में जो की चेंजेस किए गए हैं वो अब अप्लाई हो चुके हैं। तो पहला इनकम टैक्स रिबेट है, जो लिमिट है टोटल इनकम जिसके जरिए आप रिबेट हासिल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 87A, वो 12 लाख होगी। पहले कितनी थी? 7 लाख रुपए थी। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे इसी तरह यहाँ पर है मैक्सिमम रिबेट कितनी है? 60,000 रुपये की, जो मतलब टैक्स पेयर जिनकी इनकम 12 लाख है। ठीक है, और रिवर स्ट्रक्चर अंडर न्यू आईटी रेजीम है, यहाँ पर अब 7 स्लैब है, ये भी आप जानती हैं। और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अप टू इनकम 4 लाख। मैक्सिमम रेट विल कम इनटू इफेक्ट फॉर इनकम अबव 24 लैक्स। एंड ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी, या फिर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर। अप्रैल से शुरू हो चुका है, 6% तक लगता था पहले। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम भी लिखा हुआ है, जो थ्रेशोल्ड है टीडीएस की, मतलब टीडीएस जो टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स है। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए वो अब 1 लाख रुपये होगा, पहले 50,000 रुपये था। और नॉन सिटीजन के लिए थ्रेशोल्ड है वो 50,000 होगी, पहले 40,000 थी। ऐसे ही टीसीएस ऑन मनी सेंड अब्रॉड, जो विदेश में पैसा भेजा जाता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के जरिए, आरबीआई की जो स्कीम है, इसके जरिए आप मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं? $250,000 US। ठीक है, तो उस पर भी जो टैक्स लगता था टीसीएस लगता है वो भी बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 7 लाख रुपए था, मतलब जो लिमिट थी जितने बढ़ लेगा, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है, पहले 7 लाख रुपए तक लगता था। Who has been appointed as a full-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister EAC-PM? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है संजय कुमार मिश्रा। देखिए, जो संजय कुमार मिश्रा हैं ये पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चीफ रह चुके हैं, मतलब हाल ही में रिटायरमेंट हुआ था इनका। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडीजी से बोलते हैं, इसके चीफ रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, जिसे EAC-PM बोलते हैं, इसका फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। देखिए, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है, नाम से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक संबंधित जो इश्यूज होते हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, और एक वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई थी फुल टाइम मेंबर की, क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे विवेक देबरॉय, उनका निधन हो गया था नवंबर 2024 में, और इसलिए जो है अब इसमें इनको ऐड किया गया संजय कुमार मिश्रा को। इसके जो करंट चेयरमैन है वो सुमन बेरी हैं, जो कि वाइस चेयरपर्सन भी है नीति आयोग के। दूसरी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें राजीव गौबा की, तो नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनके साथ और कौन कौन फुल टाइम मेंबर हैं इसमें? फॉर्मर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के चीफ डॉक्टर VK सारस्वत, चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर VK पॉल, और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डॉक्टर अरविंद वीरमानी। ये सभी फुल टाइम मेंबर हैं। Who has been elected as a bureau member of United World Wrestling Asia? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा संजय सिंह। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं संजय सिंह, इन्हें ब्यूरो मेंबर नियुक्त किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का। तो इलेक्शन हाल ही में अम्मान में संपन्न हुआ, वहाँ पर संजय सिंह को चुना गया है।
विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च द एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट? किस भारतीय बैंक ने एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक है, इसने डिप्लोमेट या फिर एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है और कुछ जो सर्टेन स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं उनके लिए यूज़ किया, ये लॉन्च किया गया है। जैसे डिप्लोमेट्स हो गए, नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गए, या फिर जो डिप्लोमेटिक मिशंस पर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए किए गए हैं। तो इसमें फॉरेन करेंसी टर्म डिपॉजिट अवेलेबल है, यानी कि आप यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट जो अमाउंट है $5,000 इक्विवेलेंट है, और एडिशनल आप करना चाहते हैं तो $1,000 के मल्टीपल में हो सकते हैं। विच इंडियन स्टील कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर ग्लोबली? कौन सी भारतीय इस्पात कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान इस्पात निर्माता बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, JSW स्टील लिमिटेड। JSW स्टील लिमिटेड ये मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी ग्लोबली बन गई है, और किसको पीछे छोड़ा है इसने? ArcelorMittal और न्यूकोर कॉरपोरेशन को। तो अब इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $30.31 बिलियन की है, जबकि ArcelorMittal की $91 मिलियन की थी, और जो न्यूकोर कॉर्पोरेशन की $3 बिलियन की थी। और इसकी कितनी होगी? 30 की, जो ये JSW स्टील है। अच्छा, ये जो है JSW ग्रुप की ही कंपनी है, और इसके स्टील प्लांट्स भी हैं विजयनगर में, डॉल्वी में और सैलेम में, और ओवरसीज़ ऑपरेशंस में इसके यूनाइटेड स्टेट्स में, इटली में। ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माता कर्मा वॉज द कॉमेमोरेटिव स्टाम्प इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? माता कर्मा की किस जयंती पर डाक विभाग द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1009वीं एनिवर्सरी पर, 1009। तो माता कर्मा जो कि एक संत रही हैं, सोशल रिफॉर्मर रही हैं, लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी रही हैं, भक्त रही हैं, तो इनकी 1009वीं बर्थ एनिवर्सरी पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्मारक पोस्टल स्टाम्प अनवील किया गया है। और ये जो पूरा रिलीज इवेंट हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, ये भी मौजूद रहे इस मौके पर। Which entity has been appointed by InSpace to manage the 1000 crore rupees venture capital fund for space tech startups? अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष का प्रबंधन करने के लिए InSpace द्वारा किस इकाई को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। देखिए, इंडियन प्राइवेट स्पेस सेक्टर रेगुलेटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर InSpace, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसने सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड को अपॉइंट किया है, जो InSpace का 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड है स्पेस टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको मैनेज करेगा ये सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। जो सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड है, ये सब्सिडरी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी की। तो ये जो फंड है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टार्टअप्स में अगले 5 सालों में। 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2025-26 में, उसके बाद 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगले 3 सालों में, और फिर 100 करोड़ रुपए 2029-30 में। तो लगभग 40 स्टार्टअप्स हैं स्पेस स्टार्टअप्स जिन्हें सपोर्ट किया जाएगा इस फंड के जरिए। Which financial institution has signed MOU with Clothing Manufacturers Association of India to support the MSME textile and garment industry? किस वित्तीय संस्थान ने MSME कपड़ा और परिधान उद्योग को समर्थन देने के लिए क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सिडबी। देखिए, जो MSME टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। एक तो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, और दूसरा सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। तो इस MOU का मकसद है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना इंडस्ट्रियलिस्ट को जो टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, तो कोलेटरल फ्री लोन उनको देना और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उन्हें बताना। In which Indian state is the green ammonia production facility planned to be established by the Japanese consortium? जापानी संघ द्वारा किस भारतीय राज्य में हरित अमोनिया उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना है? ऑप्शंस आपके सामने है, और सही आंसर ऑप्शन है उड़ीसा। कंसोर्टियम मतलब कई सारे ग्रुप मिलकर एक यूनिटी बना लें और मिलकर जो है लोन दे। तो 6 जापानीज
कंपनीज कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। तो इन्होंने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया, जैसे IHI कॉरपोरेशन, होकाइडो इलेक्ट्रिक पावर और मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी और मित्सुई OSK लाइन्स लिमिटेड और मिज़ू बैंक लिमिटेड, टोक्यो सेंचुरी कॉरपोरेशन। तो ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके जरिए ये भारत में ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में एक नया ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप की जाएगी उड़ीसा में, ठीक है, 2030 तक ACME ग्रुप के साथ मिलकर, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है भारत की। Which international financial institution has signed a $150 million loan agreement with Shriram Finance Limited for MSMEs Finance? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने MSME वित्त के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ $150 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक $150 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंस की सुविधा दी जा सके, ताकि वो लोन वगैरह ले सके अपने कार्य के लिए, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और भी जो लो एमिशन कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो वहाँ पर उनको फाइनेंस की सुविधा दी जा सके, खास करके ऐसे MSMEs जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। तो टोटल $306 मिलियन की फाइनेंशियल पैकेज है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें $150 मिलियन का लोन जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भी दे रही है और $500 मिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी दिया जा रहा है। तो उसी का हिस्सा है ये $150 मिलियन जो दिया जा रहा है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। According to the ILO's World Social Protection Report 2024-26, how much has India's social protection coverage increased from 2021 to 2024? ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 के अनुसार 2021 से 2024 तक भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना बढ़ गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, फ्रॉम 24.4% टू 48.8%, 24.4% से बढ़कर 48.8% हो गया है। देखिए, भारत का जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है लगभग डबल हो गया है। अगर हम बात करें 2021 से लेकर 2024 के बीच में, तो 2021 में 24.4% था और 2024 में 48.8% हो गया है। सोशल प्रोटेक्शन आप समझ रहे हैं, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई और भी बीमा जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सभी सोशल प्रोटेक्शन होते हैं, यानी कि आप सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी जनता को सरकार द्वारा। तो ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है अपने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024 से 26 के बीच में। तो लगभग 920 मिलियन पीपल, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का 65% अब कम से कम किसी एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत तो आते ही है, ऐसा इन्होंने बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने हाल ही में फेज़ 1 लॉन्च किया है सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज का भी। तो जो भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो किस मतलब कितना पेनिट्रेट हुआ है भारत भर में, उससे संबंधित डेटा यहाँ पर लिया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में 10 स्टेट्स को देखेंगे कि कहाँ तक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स लोगों तक पहुँची हैं। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी में डेटा कलेक्ट किया जाएगा लोगों से कि कौन किस स्कीम से जुड़ा है। How much funding has Blue Pine Energy secured from NABFID for solar assets? Blue Pine Energy ने सौर परिसंपत्तियों के लिए NABFID से कितनी धनराशि प्राप्त की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1787 करोड़ रुपए। ब्लू पाइन एनर्जी ने 1787 करोड़ रुपए सिक्योर किए हैं, मतलब फंडिंग प्राप्त की है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से, NABFID से। तो जो ये ब्लू पाइन एनर्जी है, ठीक है, ये अपना कैश फ्लो इंप्रूव कर सकती है, जो भी डेट सर्विस कॉस्ट है उसको लो कर सकती है, अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकती है इस फंड के जरिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके लिए NABFID के बारे में जानना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रैल 2021 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये हमारे देश की 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोन देने का एक कार्य करती है। इसको कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पर सेटअप किया गया था। इसकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपए रही। The Ministry of Rural Development and which agency have signed a statement of intent to empower rural women and youth across India? ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस एजेंसी ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनिसेफ युवा।
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ युवा, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि रूरल वुमेन एंड यूथ को एम्पावर किया जा सके। तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पर ध्यान दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा और ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्राप्त हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइज उनके साथ की जाएगी। और एफर्ट्स विल बी मेड टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटर दीदी सेंटर बनाए जाएंगे। दीदी की दुकान बनाई जाएगी 5 ब्लॉक्स में अक्रॉस 5 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। Which companies have been awarded the contract for the procurement of artillery gun systems by the Ministry of Defense? रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन कंपनियों को अनुबंध दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत फोर्स लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत फोर्स लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसके तहत 155 mm 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स प्रोक्योर किए जाएंगे और 6x6 गन टोइंग व्हीकल्स भी बाई किए जाएंगे 6900 करोड़ रुपीज़ की लागत से। जो ATA GSA यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसको इंडिया से डिजाइन डेवलप किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक पुणे बेस्ड लेबोरेटरी है DRDO की, इसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है भारत फोर्ज और जो ये आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है इनके साथ मिलकर। Which institution has signed an MOU with the Comptroller and Auditor General of India for enhancing audit practices? किस संस्थान ने ऑडिट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है IIM मुंबई। तो देखिए IIM मुंबई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो ऑडिट प्रैक्टिसेस हैं इनको इन्हेंस किया जा सके, जैसे ऑयल एंड गैस, कोल, डिफेंस, हेल्थ केयर, शिपिंग एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस तरह के सेक्टर्स में। विच स्टेट ओन्ड कंपनी हैज साइंड अ 5000 करोड़ रुपीज लोन एग्रीमेंट विद NTPC REL? किस सरकारी कंपनी ने NTPC REL के साथ 5000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 5000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब लोन एग्रीमेंट साइन किया है, रुपी टर्म लोन एग्रीमेंट NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ। जो भी इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को पैसा प्रोवाइड करेगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। व्हेन वाज द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सितंबर 15, 2014। क्यों ये क्वेश्चन लाया गया है ये देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि बैंक जो है वो जो शॉर्ट टर्म गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नवंबर 2024 तक लगभग 31,164 किलोग्राम गोल्ड इस स्कीम के तहत सिक्योर किया गया है। एक मिनट, 2000, इसका सही आंसर ना ऑप्शन डी है, सितंबर 15, 2015। ऑप्शन डी है ना, सही कर लेना इसको, PDF में सही कर दूंगा, ऑप्शन डी। देखिए जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ये 15 सितंबर 2015 को अनाउंस की गई थी और इसका मकसद ये था कि लोगों के घरों में सोना रहता है तो उसको उस सोने को जो है लोग सरकार के पास दे दें, सरकार इंटरेस्ट देगी और सरकार क्या करेगी उस गोल्ड को यूज़ कर सकती है ना, ताकि हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। 3 कंपोनेंट थे इसके, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट 1 से 3 साल तक का, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट 5 से 7 साल का और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट यानी कि 12 से 15 साल का। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। What is the theme for the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action in 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्रवाई सहायता दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर। देखिए 8 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन सेलिब्रेट किया जाएगा और 2025 में इस डे का थीम है सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प इज अ जॉइंट बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? अभ्यास टाइगर ट्रिम्प किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प इसका जो 4th एडिशन है
ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है। ये एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प एक बाइलेटरल ट्राई सर्विस, यानी कि तीनों ही जो सेवाएं हैं ट्राई सर्विसेज वो पार्टिसिपेट करती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इंडिया और यूएस के बीच में एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ये होती है। तो 15 दिन चलने वाली ये एक्सरसाइज होती है और इंडियन नेवल शिप्स जलस्वा, घड़ियाल, मुंबई और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। C-130 P-8I एयरक्राफ्ट, MI-17 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के, और इंडियन आर्मी की ओर से 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 12 मैक इन्फेंट्री बैटालियन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। Which two countries are participating in the naval exercise इंद्र 2025? नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया ने 6 दिन चलने वाली नवल एक्सरसाइज इंद्र लॉन्च की है चेन्नई कोस्ट के आसपास, और इंडियन एयरफोर्स भी एक्सरसाइज इनियोचोस 25 में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल चुका है, जो कि एक मल्टीनेशनल एयर ड्रिल है, ग्रीस में हो रही है। अच्छा, बात कर रहे हैं इंद्र की, तो 2003 से ही हम रशिया के साथ ये एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, नवल एक्सरसाइज। हु वॉज अवॉर्डेड द एबेल प्राइज 2025? एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मसाकी काशिवारा। जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा, इन्हें एबेल प्राइज 2025 दिया गया है। क्यों दिया गया? फॉर हिज फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, खासकर की थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस, ये याद रखिएगा। इस अवार्ड की अगर हम बात करें या प्राइज़ की, एबेल प्राइज़ सबसे पहले 2003 में दिया गया था, और आप इसको मैथमेटिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ की तरह मान सकते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज़ में तो मैथमेटिक्स कैटेगरी होती नहीं, तो आप नोबेल प्राइज़ मान सकते हैं इसको मैथमेटिक्स का। और नॉर्वेन के मैथमेटिशियन थे नील्स हेनरिक एबेल, उनके नाम पर ये रखा गया है। नॉर्वे की पार्लियामेंट द्वारा 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब एबेल की 200th एनिवर्सरी थी। प्राइज में मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है 7.5 मिलियन क्रोनर का, यानी कि $7,20,000 हु वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025? गोल्ड मर्करी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 14th दलाई लामा। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, ये दिया गया है 14th दलाई लामा को, जो इनकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है पीस, कंपैशन, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स को लेकर। और आप जानते ही होंगे धर्मशाला में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, यही इनको अवार्ड दिया गया है। निकोलस टी सेंटिस, जो कि प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल हैं गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के, इन्होंने ये अवार्ड दिया है दलाई लामा को। गोल्ड मर्करी अवार्ड इज गिवन टू प्रोमिनेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड पीस, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। Who has been announced as a recipient of the Ugadi Award by the Andhra Pradesh government? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, माइना स्वामी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जाने माने हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट माइना स्वामी, इन्हें उगाडी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा हिस्टोरिकल रिसर्च और सोशल सर्विस में उन्हें देखते हुए। इस अवार्ड में कला रत्न टाइटल, हमसा मेडल और एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन भी रहता है, और कैश प्राइज भी रहता है। ये दिया गया चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा विजयवाड़ा में। शेरले बोट्सवे इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट टू होल्ड द पोजीशन ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल? शर्ली बोट्सवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अफ्रीका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये। देखिए, घाना की पॉलिटिशियन है और डिप्लोमेट हैं, लॉयर भी हैं, शेरले बोट्सवे। ये 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ बनी है। इसी के साथ ये पहली महिला बन गई हैं अफ्रीका से जिन्होंने इस पोजीशन को अचीव किया है। और इससे पहले घाना की मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन भी रह चुकी हैं 17 से 24 के बीच में। साथ ही घाना की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं। देखिए, जो सेक्रेटरी जनरल है ना, कॉमनवेल्थ लीडर्स द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और 2 टर्म कर सकता है, और दोनों टर्म की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 साल ईच रहती है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट की बात करें तो एक मेन इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। और कॉमनवेल्थ के हेड आप सभी जानते हैं किंग चार्ल्स III हैं, पहले एलिजाबेथ हुआ करती थी। और इसका सेक्रेटरीट जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट को ऑब्जर्वर स्टेटस भी प्राप्त है।
Renault Group of France has signed a framework agreement with which company in the joint venture which has its manufacturing facility in Chennai. फ्रांस के रेनॉल्ट समूह ने संयुक्त उद्यम में किस कंपनी के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसकी निर्माण सुविधा चेन्नई में है? राइट आंसर ऑप्शन सी है निसान। रेनॉल्ट ग्रुप फ्रांस का और निसान जापान का, इन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए रेनॉल्ट ग्रुप ये 100% इक्विटी हासिल करेगा रेनॉल्ट निशान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। किस तरह से? 51% स्टेक ये एक्वायर करेगा जो निसान के पास है इस जॉइंट वेंचर में, ठीक है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है? चेन्नई में। ये जो चेन्नई की फैक्ट्री इसकी कैपेसिटी लगभग 4 लाख कार्स पर एनम की है, ठीक है। रेनॉल्ट और निशान जो है लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे भारत में, आप जानते ही होंगे इतना। व्हाट डज VLSRSAM स्टैंड फॉर? VLSRSAM का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर इंडिजिनसली डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। तो ये लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया। एक हाई स्पीड एरियल टारगेट था, उसको शूट करना था और परफॉर्म सही रहा, बढ़िया रहा। Which global bank has become the official partner of the Argentine Football Association in India and Singapore? कौन सा वैश्विक बैंक भारत और सिंगापुर में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का आधिकारिक साझेदार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है HSBC। जो अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन है और HSBC है, इन्होंने एक 1 ईयर पार्टनरशिप साइन की है इंडिया और सिंगापुर के लिए, जो 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन फाइनल मैचेस होने वाले हैं उनसे पहले, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच भी खेलेंगे, भारत में आएंगे। अर्जेंटीना की जो नेशनल फुटबॉल टीम है इंक्लूडिंग लायनल मेसी भी आएंगे भारत में, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच खेलेंगे अक्टूबर में इस साल। व्हाट इज द नेम ऑफ द 10th ACTCM बार्ज लॉन्च्ड एट सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने? सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में लॉन्च किए गए 10वें ACTCM बार्ज का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी है LSAM 24। 10th ACTCM बार्ज LSAM 24, इसको सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में इसकी जो लॉन्च सेरेमनी है वो हाल ही में संपन्न हुई है। देखिए इस तरह के 11 एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज बनाने का जो ठेका है वो CPRD को दिया गया था इस सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने को 5 मार्च 2021 को, ठीक है। और इसने अभी ये 10वां लॉन्च कर दिया है। ये जो बार्ज है, बार्जेस इनको डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है इस CPRD द्वारा इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म के साथ मिलकर, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ मिलकर। नाइन अब तक सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए गए और ये 10वां से लॉन्च किया गया। विश्व रेगुलेटरी बॉडी है स्वामीनाथन S अय्यर बीन अपॉइंटेड टू एज अ होल टाइम मेंबर? स्वामीनाथन S अय्यर को किस नियामक निकाय में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है IRDAI। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने स्वामीनाथन S अय्यर को होल टाइम मेंबर नियुक्त किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI में। इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल की है या फिर 62 साल जब तक एज नहीं हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। बाय हाउ मच डिड द नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग 3rd क्वार्टर ऑफ 2024-25? 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत पर गैर निवासियों के नेट क्लेम में कितनी वृद्धि हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी है $11 बिलियन। देखिए जो नेट क्लेम्स हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया का, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, उनका जो नेट क्लेम्स है भारत में वो $11 बिलियन तक बढ़ गया है 2024-25 के 3rd क्वार्टर में। और कितनी वैल्यू हो गई है दिसंबर 2024 तक? $364.5 बिलियन की। ऐसा इंडिया के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डेटा में बताया गया है जिसे रिलीज़ किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये समझिएगा कि नेट क्लेम का मतलब क्या हुआ। देखिए एक संपत्ति तो होती है जो भारत में उन लोगों की है जो भारतीय नहीं है, आई आपकी बात समझ में, और एक संपत्ति वो होती है जो भारत के लोग हैं और उनकी संपत्ति किसी बाहर कंट्री में है, आई आपको बात समझ में। देखिए कोई बाहर का व्यक्ति है उसकी संपत्ति भारत में है, एक केस हो गया, और एक केस ये हो गया कोई भारतीय उसकी संपत्ति बाहर है। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो नेट क्लेम निकल जाएगा जो बाहरी व्यक्ति का भारत में है, जो संपत्ति बाहरी व्यक्ति की भारत में है वो नेट निकल जाता है जब इस तरह से आप माइनस करते हैं।
तो जो फॉरेन एसेट्स तो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो जो बाहर वाले लोगों की जो संपत्ति हमारे देश में होती है वो लाइबिलिटी होती है। तो जो फॉरेन एसेट्स हैं इंडियन रेजिडेंट्स के वो 40.1 बिलियन US डॉलर तक डिक्लाइन हुए हैं। और जो फॉरेन एसेट्स इंडियन रेजिडेंट्स के यानी कि जो भारतीय हैं उनके जो फॉरेन एसेट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। और जो क्लेम्स हैं नॉन रेजिडेंट्स के इंडिया में वो भी डिक्लाइन हुए हैं 29.1 बिलियन US डॉलर तक। The decline in Indian residents' foreign assets during October to December 2024 was mainly on account of the decrease of 70.1 billion US dollar in reserve assets. Reserve assets accounted for 59% of India's total international financial assets in December 2024. तो भारत की जो टोटल इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें रिजर्व एसेट्स कितने हैं 59% है। रेशियो ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल एसेट्स टू इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ ये इंप्रूव हुआ है 74.7% दिसंबर 2024 में, जबकि एक साल पहले 73.1% था। शेयर ऑफ डेट लाइबिलिटीज़ इन टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ये भी इंक्रीज़ हुआ है 53.6% दिसंबर 2024 में, जबकि एक क्वार्टर पहले 52.9% था और एक साल पहले 51.2% था। Which Hyderabad-based company has collaborated with Japan's Infostellar for satellite communications? हैदराबाद स्थित किस कंपनी ने उपग्रह संचार के लिए जापान की इन्फोस्टेलर के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ध्रुव स्पेस। हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस और जापान बेस्ड इन्फोस्टेलर इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है जिसके तहत जो ध्रुव स्पेस का 3.8 m S&X बैंड ग्राउंड स्टेशन एंटीना है हैदराबाद में, इसको इन्फोस्टेलर की स्टेलर स्टेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इन्फोस्टेलर plans to onboard Dhruv Space 3.8 m S&X band antenna onto its cloud-based Stellar Station platform, making it accessible to its global client base for enhanced satellite ground segment services. Which company launched the first human space flight mission Frame 2 to cruise directly over Earth's polar regions? किस कंपनी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से सीधे उड़ान भरने के लिए पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन फ्रेम 2 लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्पेस एक्स। एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है इसने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च की है जो डायरेक्ट अर्थ के पोलर रीजन से गुजरेगी और 4 दिन का मिशन रहा। प्राइवेटली फंडेड ऑर्बिटल मिशन रहा। 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें रहे हैं। मिशन का नाम था फ्रेम 2। किसके नाम पर रखा गया है? एक 19th सेंचुरी का नॉर्वेन वेसल था जिसे आर्कटिक और अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन में यूज़ किया गया था, उसी के नाम पर रखा गया है फ्रेम 2। और बाकी इसमें क्या क्या पता लगाएंगे? फर्स्ट एक्सरे करेंगे स्पेस में और मशरूम को भी कल्टीवेट करेंगे। फ्रेम 2 कहाँ से लॉन्च किया गया? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। फाल्कन 9 रॉकेट इसमें यूज़ किया गया इसमें स्पेस एक्स का। अच्छा, एक और न्यूज़ है स्पेस एक्स से संबंधित, भारत से भी संबंधित। प्राइवेट सैटेलाइट नीला जिसे डेवलप किया गया है केरला बेस्ड SEX-20 के द्वारा, तो इसने अपना जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया है। जो HEX-20 का जो न्यूली इनोग्रेटेड ग्राउंड स्टेशन है मैरीन इंजीनियरिंग कॉलेज मेनामकुलम कोची में, इसके साथ इसने अपना जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कर लिया है। तो नीला को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के दौरान मार्च 15 को, और इसको केरल की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसके नाम पर रखा गया है सैटेलाइट का नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार द्वारा घोषित नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सहकार। तो देखिए, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एक नई ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस लॉन्च करेगी, इसका नाम होगा सहकार, जिस तरह से ओला उबर है उस तरह से। और इस नई सर्विस में 2 व्हीलर टैक्सीज, रिक्शाज, 4 व्हीलर टैक्सीज को भी रजिस्टर किया जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट है डायरेक्टली ड्राइवर्स पे जाएगा, ना कि लार्ज कॉर्पोरेशन को, जैसा कि ओला उबर पर जाता है। Who won the gold medal in the women's 62 kg weight division at the Asian Wrestling Championships 2025 in Amman? अमान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है मनीषा भानवाला। तो मनीषा भानवाला ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 62 kg वेट डिवीजन में, जबकि अंतिम पंगल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 53 kg कैटेगरी में। कहाँ? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 अम्मान जॉर्डन में। भारत 10 मेडल के साथ अपना कैंपेन फिनिश किया, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। Which Indian bank became the first to launch near real-time 24/7 programmable USD clearing capabilities using JP Morgan's Kinex digital payments? कौन सा भारतीय बैंक JP Morgan के Kinesis
डिजिटल पेमेंट का उपयोग करके 24/7 प्रोग्रामेबल USD क्लियरिंग क्षमता को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक ये फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जो 24/7 प्रोग्रामेबल USD क्लियरिंग कैपेबिलिटीज़ को लॉन्च कर चुका है। JP मॉर्गन का जो कॉइनेक्स डिजिटल पेमेंट्स ऑफरिंग है इसको यूज़ करके। तो बैंक जो है अपने कमर्शियल क्लाइंट्स को 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की सुविधा दे सकता है, एक देश से दूसरे देश की सुविधा दे सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर पूनम गुप्ता जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली में, इन्हें डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल की अवधि के लिए। तो इससे पहले माइकल देवव्रत पात्रा ये डिप्टी गवर्नर थे और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई और डॉक्टर पूनम गुप्ता को अब अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय RBI ऑन आर्यव्रत बैंक। RBI ने आर्यव्रत बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 36.40 लाख रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 36.40 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आर्यवर्त बैंक लखनऊ पर, क्योंकि इसने क्या किया है, जो अनक्लेम्ड अमाउंट होती है यानी कि जिस पर कोई क्लेम नहीं करता है, ऐसी अमाउंट जो बैंकों में होती है उसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र नहीं किया है एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। मतलब जिस टाइम में करना चाहिए था उस टाइम के भीतर इन्होंने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया है। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पूर्वजा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु पर भी, क्योंकि इन्होंने मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया NBFC स्किल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023 के प्रोविजंस का अनुपालन नहीं किया। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सेवरी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु पर भी, इन्होंने भी सेम जो मास्टर डायरेक्शन RBI NBFC स्किल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023 उनका अनुपालन नहीं किया। साथ ही RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना पर भी, इन्होंने भी NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 का अनुपालन नहीं किया है। What is the applicable interest rate for the GOI floating rate bond 2028 for the period April 4, 2025 to October 3, 2028? 4 अप्रैल 2025 से 3 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 के लिए लागू ब्याज दर कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 7.11%। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 मतलब एक बॉन्ड आप इशू करते हैं, बदले में आपको पैसा मिलता है। फ्लोटिंग मतलब इसमें पीरियोडिकली इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, होता रहता है, जैसे 6 माह कह सकते हैं, 6 माह बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 है, यानी कि जो 2028 से मैच्योर होंगे, उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.11% पर एनम रहने वाला है। ठीक है, अप्रैल 4, 2025 से अक्टूबर 3, 2025 के बीच में, इस हाफ ईयर के बीच में। अच्छा, जो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 है, इसमें इंटरेस्ट किस तरह से लेगा? एक तो जो एवरेज यील्ड रहा है लास्ट 3 ऑक्शन का प्लस 0.64%। एक और न्यूज़ देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो एग्रीगेट लिमिट है, जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, उनके लिए जो एग्रीगेट लिमिट है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत उसको 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट वाज द एनर्जी इंटेंसिटी इन फिस्कल ईयर 2023-24? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में ऊर्जा तीव्रता कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 0.2180 मेगाजूल पर रुपीज़। देखिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम स्पेंड करते हैं जीडीपी का 1 रुपया जनरेट करने के लिए, उसे एनर्जी इंटेंसिटी बोला जाता है। कहा जा रहा है कि फिस्कल 24 में ये इंप्रूव हुई है अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर से कंपेयर करें, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो ओवरऑल एनर्जी इंटेंसिटी है ये इंप्रूव हुई है फिस्कल 2023-24 में। फिस्कल ईयर 2023-24 में 0.2180 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी हमने खर्च की 1 रुपी ऑफ जीडीपी जनरेट करने के लिए, जबकि 2022-23 में हमने 0.2192 मेगा जूल पर रुपी ऑफ जीडीपी जो है खर्च की थी। Improvement has come as the country's industrial sector witnessed a significant lowering of energy spent from 361.5 megajoules to 284.2 megajoules.
The CAG of India recently signed an MOU with which organization to enhance use of GIS and remote sensing technologies. भारत के CAG ने GIS और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है BISAC-N। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। ठीक है, किस लिए? जो रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो इसमें जो ये BISAC-N है ये CAG को जो स्पेशल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। इन द GFCI 37 रैंकिंग गिफ्ट सिटी इम्प्रूव्ड इट्स ओवरऑल ग्लोबल रैंक फ्रॉम 52nd टू व्हाट? GFCI 37 रैंकिंग में गिफ्ट सिटी ने अपनी समग्र वैश्विक रैंकिंग 52वें से सुधार कर निम्न स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन सी है 46। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी जो कि इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और मेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, इसने कई कैटेगरीज में इंप्रूवमेंट देखने की मिली है। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स GFCI 37 की बात करें तो रेपुटेशनल एडवांटेज में टॉप रहा है और फिनटेक रैंकिंग में 45 से बढ़कर 40 हो गया है, मतलब इम्प्रूव हुई है। ओवरऑल रैंकिंग इसकी 52 से बढ़कर 46 हो गई है, 46वीं रैंकिंग इसकी हो गई है। साथ ही टॉप 15 फाइनेंशियल सेंटर्स इन एशिया पैसिफिक में भी अपनी जगह बना पाए हैं। जब ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स है इसको GEN ग्रुप द्वारा कंपाइल किया जाता है और जो भी पूरे देश मतलब पूरे विश्व भर के फाइनेंशियल हब्स हैं तो उनको रैंकिंग दी जाती है और किस पैरामीटर्स पर? बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस, इस सब में। तो इस रिपोर्ट में 133 फाइनेंशियल सेंटर्स को इवैल्यूएट किया गया जिसमें से 119 ही मेन इंडेक्स में अपनी जगह बना पाए। व्हाट इज़ द करंट ग्रीन स्टेटस रैंकिंग ऑफ द लायन शेयर की वर्तमान ग्रीन स्टेटस रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है लार्जली डिप्लीटेड। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN इसने पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लायन जिसे पैंथेरा लियो बोलते हैं ये लेकर आए हैं और लायन को इन्होंने कहा है लार्जली डिप्लीटेड है, यानी कि डिप्लीट मतलब कम हो रहे हैं लार्जली बड़े स्तर पर। हालांकि IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल लिस्ट पर बने हुए हैं। तो 9 रिकवरी कैटेगरीज इन्होंने न्यू असेसमेंट टूल पर लाई है। एक तो फुली रिकवर्ड, एक है स्लाइटली डिप्लीटेड, एक है मॉडरेटली डिप्लीटेड, एक है लार्जली डिप्लीटेड, फिर क्रिटिकली डिप्लीटेड, फिर एक्सटेंड इन द वाइल्ड एंड इंटरमीडिएट। लायंस को 2 सब स्पीसीज में डिस्क्राइब किया जाता है, अफ्रीकन लायन एंड एशियाटिक लायन। तो 2023 अफ्रीकन लायन डेटाबेस में बताया गया है 23,000 एडल्ट एंड सब एडल्ट लायंस हैं अफ्रीका में। वो इंडिया के जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसने 670 एशियन लायंस की बात बताई है। IUCN रेड लिस्ट ने 1,69,420 स्पीसीज हैं IUCN की रेड लिस्ट में और 47,187 थ्रेटेंड है यानी कि एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं और 482 नई असिस्ट फंगाई स्पीसीज भी ऐड की गई हैं। What is the full form of PHYD in the context of motor insurance? मोटर बीमा के संदर्भ में PHYD का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है पे हाउ यू ड्राइव। जूनो जनरल इंश्योरेंस जिसे पहले एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कहा जाता था इसने जूनो स्मार्ट ड्राइव लॉन्च किया है और इसने जो पे हाउ यू ड्राइव फीचर है उसको इंटीग्रेट कर दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो ये फर्स्ट इंश्योरेंस इंडिया में जो कि मोबाइल टेलीमेटिक्स ऑफर कर रहा है, कार में ही लगा रहेगा और इसमें इंश्योरेंस आपको मिलेगा यदि आप सेफ ड्राइविंग करते हैं बिना विदाउट किसी एडिशनल कॉस्ट के। विच इंटरनेशनल एजेंसी रिसेंटली साइंड 6 लोन एग्रीमेंट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त विकास को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के साथ 6 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने 6 लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इनकी जो वैल्यू रही वो 11,181 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किए हैं ताकि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके कई सारे सेक्टर्स में। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का 4th फेज़ है उसके लिए भी 4,649 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है। कई तरह के कार्य हैं और भी कई सारे थे पर वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इतना ही आपको जानना है। विच प्राइवेट कंपनी हैज साइंड एन MOU विद SBI टू एक्सपैंड एक्सेस टू सोलर फाइनेंसिंग? किस निजी कंपनी ने सौर वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि सोलर फाइनेंसिंग बढ़ सके।
तो यानी कि जो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ है उसके कस्टमर्स फाइनेंस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यदि वो कोई सोलर प्रोडक्ट लेते हैं। वट वॉज द वोट काउंट इन फेवर ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इन द लोकसभा? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पक्ष में कितने वोट पड़े? राइट आंसर ऑप्शन डी है 288। पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पास कर दिया है। राज्यसभा ने अप्रैल 4 को अप्रूव किया और इसने वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड किया है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये राज्यसभा में पास हुआ था, 128 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोटिंग की, 95 ने अपोजिट में। लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका था 3 अप्रैल को, 288 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, 232 ने इसके अगेंस्ट में वोट डाले थे। पार्लियामेंट ने साथ ही मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2025 को भी अप्रूव कर दिया है, इसने मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को रिपील किया है। वक्फ क्या होता है ना, वक्फ का मतलब होता है, देखिए किसी पर्सन द्वारा यदि प्रॉपर्टी दान में दी जाती है चैरिटी के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए मुस्लिम लॉ के तहत, अब उस प्रॉपर्टी को आप मॉस्क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवयार्ड्स के लिए कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए कर सकते हैं, या फिर पुअर या डिसेबल है उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराने के लिए कर सकते हैं। अब जो चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं कंकरेंट लिस्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, दोनों ही पावर, यानी कि पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है लॉज बना सकते हैं। अब बिल में क्या है जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है वक्फ इंस्टीट्यूशंस का वक्फ बोर्ड में, वो 7% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, अब उनको ऑडिट भी किया जाएगा स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स के द्वारा। वक्फ बाय यूज़र क्लॉज, इसको रिमूव कर दिया गया है। और बिल में ये भी बताया गया है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड हैं, इनमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी अब चुने जाएंगे। सर्वे कमिश्नर को रिप्लेस कर दिया गया है कलेक्टर के द्वारा, तो वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कर सकता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिन्हें वक्फ के तहत आइडेंटिफाई की गई है वो वक्फ नहीं रहेंगी, कलेक्टर डिटरमाइन करेगा उसकी ओनरशिप। अच्छा, किसी ट्रिब्यूनल पर के पास चले गए, कोई विवाद हुआ, तो ट्रिब्यूनल का डिसीजन अब रिवोक भी किया जा सकता है। पहले क्या था, ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया वो फाइनल है, ठीक है। अब हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट 90 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, जो इस बिल है इसने वक्फ जो है केवल उन्हें वही क्रिएट कर सकते हैं जो इस्लाम कम से कम 5 साल से अपनाए हुए हैं। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अगर हम कंपोजिशन देखें तो यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वक्फ ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इंक्लूड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, एमिनेंट स्कॉलर्स इन मुस्लिम लॉ। अच्छा, इस एक्ट में भी बताया गया है कि जो काउंसिल मेंबर है उसमें मुस्लिम भी होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 वुमन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें बिल में ये भी रिमूव कर दिया है कि जो MPs फॉर्मर जज, एमिनेंट पर्सन, ठीक है, इनको जो चाहिए होता था वो भी क्लॉज हटा दी गई है। अच्छा, इसमें 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड देखें तो इसमें अप टू 2 मेंबर्स ईच होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ स्टेट्स मुस्लिम से, जैसे MPs, MLAs, MLCs, बार काउंसिल मेंबर। और बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, एटलीस्ट 1 मेंबर ईच फ्रॉम सिया, सुन्नीस एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम। एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए वुमेन, ठीक है, ये तो लिख दिया है ना। ऊपर वाला क्या है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नीचे क्या है, वक्फ बोर्ड। ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। अच्छा, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें, फ़िलहाल 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ इनके पास है, लगभग 9.4 लाख एकड़ की, और एस्टिमेटेड वैल्यू इनकी है 1.2 लाख करोड़। इंडिया लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट लैंड ओनर भी है भारत में, आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवेज के बाद। वेयर वॉज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड? 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंकॉक, थाईलैंड। 6th बिम्स्टेक समिट ये बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। थीम रहा प्रोस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है ताकि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर सभी जो इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कोऑपरेट कर सकें और अपने संबंधों को प्रमोट कर सकें।
इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए। स्थापना वर्ष कई एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा 1997 है। पहले ये बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार भी इसमें ऐड किया गया, तब ये बिम्स्टेक हुआ। और वही 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके फुल मेंबर्स बने और इसको बिम्स्टेक कहा गया 2004 में। हेडक्वार्टर्स ढाका बांग्लादेश में है और मेंबर्स 7 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जो लीडरशिप है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है रोटेट होती रहती है, जो कंट्रीज़ के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से। 14 मेन सेक्टर्स हैं जिनमें बिम्स्टेक नेशंस आपस में कोऑपरेट करते हैं और जो समिट है इनकी 2 साल में एक बार होती है। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन ए है हरियाणा। अपना अपना राज्य भी आप देख लीजिएगा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये 2nd एडिशन था इन गेम्स का। खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत खेला जाता है, नई दिल्ली में ये संपन्न हुए। हरियाणा ने टॉप किया है मेडल टैली, 34 मेडल जीते हैं, 34 गोल्ड मेडल जीते, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज, ओवरऑल 104 मेडल जीते हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा, फिर उत्तर प्रदेश 3 नंबर पर रहा है। 6 स्पोर्ट्स में जो है ये खेला गया, पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग। What is the total cost of the 2 contracts signed between Ministry of Defence and Hindustan Aeronautics Limited for supplying 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स? रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित 2 अनुबंधों की कुल लागत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 62,700 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिसके तहत 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रेनिंग एंड एसोसिएट इक्विपमेंट हैं वो सप्लाई किए जाएंगे 62,700 करोड़ रुपए की लागत से। तो 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए और 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एक मैट्रिया मैनेजमेंट इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को वेट लीज किया जा सके, ताकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग पायलट्स को दी जा सके जो इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के हैं। BML लिमिटेड इसने इंडिजियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड हाई मोबिलिटी व्हीकल HMV 12x12 भी लॉन्च किए हैं अपने पलक्कड़ कॉम्प्लेक्स में। वेयर वॉज द प्रचंड प्रहार ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड? प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजित किया गया, राइट आंसर ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार कंडक्ट किया है अरुणाचल प्रदेश में। और ये आपको बता दें इसको ईस्टर्न आर्मी कमांड के तहत कंडक्ट किया गया है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार हुई थी नवंबर 2024 में, तो उसी का ही कंटिन्यूशन है एक्सरसाइज। What was the percentage growth in India's total trade in April to September 2024 compared to the same period in 2023 as per Trade Watch Quarterly Report? ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 में भारत के कुल व्यापार में 2023 की इसी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राइट आंसर ऑप्शन भी है 5.67%। डॉक्टर अरविंद विरमानी जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, इन्होंने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 2nd एडिशन लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के 2nd क्वार्टर के लिए, जुलाई से सितंबर के लिए न्यू दिल्ली में। इसमें कहा है कि भारत की टोटल ट्रेड है वो ग्रो कर रहा है स्टेडली, 5.67% से ग्रो किया है अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच में, यदि हम 2023 के सेम पीरियड से कंपेयर करें। कॉपर टॉप 10 सेक्टर्स में एंटर किया है, 28% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है इसमें, इसके इम्पोर्ट में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, अगर हम टेक्सटाइल्स एंड अप्रैल में बात करें तो ग्लोबल ट्रेड में भारत का शेयर 4% पहुंचा है। व्हाट इज DX एज लॉन्च्ड बाय नीति फ्रंटियर टेक? नीति फ्रंटियर टेक द्वारा लॉन्च किया गया DX एज क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज। नीति फ्रंटियर टेक ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के साथ मिलकर डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज
इनिशिएटिव लॉन्च किया है, DXH इनिशिएटिव लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना है MSMEs को, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर एक मंच इन्हें मिल सके और MSMEs को गाइड कर सकें। What is the name of the Indian Army brigade that tested the first person view drone equipped with an impact-based kamikaze roll anti-tank munition? भारतीय सेना की किस ब्रिगेड ने प्रभाव आधारित कैमिकेज भूमिका वाले एंटी टैंक युद्ध सामग्री से लेस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का परीक्षण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्लूइडेलेस ब्रिगेड। देखिए इंडियन आर्मी का जो फ्लूइडेलेस ब्रिगेड है इसने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये केमिकल्स रोल एंटी टैंक मिशन के साथ आता है। पठानकोट पंजाब में ये टेस्ट किया गया है। इसको DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ के साथ मिलकर बनाया गया। इट इज़ ऑपरेटेड यूजिंग FPV गॉगल्स दैट स्ट्रीम लाइव विजुअल्स प्रोवाइडिंग रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस एंड कंट्रोल। What is the percentage of stake that Authum Investment will acquire in India SME Asset Reconstruction Corporation Limited? Authum Investment India SME Asset Reconstruction Company Limited में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है 79.28%। जो Authum Investment and Infrastructure Limited है इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि 79.28% स्टेक एक्वायर करेगा इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जो कि सिडबी स्पॉन्सर्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो 60 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन रहने वाली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप एट DBS बैंक इंडिया? DBS बैंक इंडिया में MD और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है अंबुज चांदना। कोटक महिंद्रा बैंक के अंबुज चंदना ये DBS बैंक इंडिया ज्वाइन कर लिया इन्होंने MD एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के तौर पर, और इससे पहले प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंक थे कोटक महिंद्रा बैंक में, और अब इस पोजीशन पर ये प्रशांत जोशी को रिप्लेस कर रहे हैं। रजत वर्मा ये सुरजीत सोम को सक्सीड कर रहे हैं DBS बैंक इंडिया के CEO के तौर पर, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। Which city has been ranked as the most congested city in the world for 2024-25 2024-25 के लिए किस शहर को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मैक्सिको सिटी। टॉप 10 आप साइड में देख सकते हैं। तो 76% ऑफ सिटीज़ वर्ल्ड वाइड जो है उनमें एवरेज ट्रैफिक की स्पीड में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, यानी कि ट्रैफिक आगे मूव ही नहीं हो रहा है, ज़्यादा काफ़ी स्लो है अगर हम 2024 की बात करें। तो ऐसा टॉम्स ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में बताया गया है। ट्रैफिक कंजेशन की समस्या काफ़ी है वर्ल्ड वाइड। तो मैक्सिको सिटी को मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बताया गया है 2024-25 में। इसके बाद बैंकॉक, फिर दवाओ सिटी, फिर कुमामोतो, फिर बुचारेस्ट आता है। अल-बहा सऊदी अरब की सिटी है, ये लीस्ट कंजेस्टेड सिटी बताई गई है। इंडियन सिटीज़ की बात करें तो 3 सिटीज़ कोलकाता, बेंगलुरु एंड पुणे, ये टॉप 5 स्लोएस्ट सिटीज़ में आती है ग्लोबली टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अनुसार। IT कैपिटल जो है भारत की बेंगलुरु, ये मोस्ट कंजेस्टेड इंडियन सिटी है 2024-25 में, और ग्लोबली 65th इसकी रैंक है। महाराष्ट्र की 2 सिटीज़ मुंबई और पुणे, ये भी मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज़ में आती हैं। 109वीं रैंक है मुंबई की और पुणे की 127वीं, वहीं दिल्ली की रैंक 147वीं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। वर्ल्ड हेल्थ डे ये हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस दिन हुई थी 1948 में, यानी कि 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर्स WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2025 में वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम रहेगा हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। एक और डे है जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यह है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। Who won the 2025 ताशकंद ओपन अक्सामोव मेमोरियल टाइटल? 2025 ताशकंद ओपन अक्सामोव मेमोरियल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है निहाल सरीन। इंडियन चेस मास्टर ग्रैंड मास्टर हैं निहाल सरीन, इन्होंने 2025 का ताशकंद ओपन अक्सामोव मेमोरियल टाइटल जीत लिया है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। एक और न्यूज़ करंट स्पोर्ट्स की देख लेते हैं इसी के साथ में ही। राजगीर जो कि बिहार में है, ये हीरो एशिया कप हॉकी 2025 को होस्ट करेगा इसी साल अगस्त में। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये चलेगा राजगीर हॉकी स्टेडियम में, और ये दूसरा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जिसे राजगीर होस्ट करने वाला है।
इससे पहले लास्ट ईयर नवंबर में विमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी भी इसने होस्ट किया था, जहां भारत विजेता बना। और ये जो हीरो एशिया कप हॉकी होने वाला है 12th एडिशन होगा। 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चाइना एंड मलेशिया। द राज्यसभा क्लॉक्ड इन द लॉन्गेस्ट एवर सेशन विदाउट अ ब्रेक ऑन April 4। हाउ मेनी आवर्स डिड इट लास्ट? राज्यसभा का अब तक का सबसे लंबा सत्र 4 अप्रैल को बिना किसी रुकावट के चला। यह कितने घंटों तक चला? सही आंसर ऑप्शन सी है 17 आवर्स। देखिए जो फर्स्ट बजट सेशन है इस 18th लोकसभा का, वो 4 अप्रैल को कंक्लूड हुआ। दोनों ही हाउसेज ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको पास कर दिया, यानी कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ये बजट सेशन था 2025 का, और 31 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था और अब 4 अप्रैल 2025 तक ये चला है। इस दौरान जो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही वो 118% रही, वहीं राज्यसभा की 119% रही है। अच्छा, एक रिकॉर्ड बना कि राज्यसभा ने लगातार 17 घंटे कार्य किया, 3 अप्रैल को 11 बजे शुरू होकर 4 अप्रैल को 4 बजे तक। ठीक है, वक्फ बिल पास किया और भी कई सारे बिल्स थे, मणिपुर से संबंधित जो प्रेसिडेंट रूल है उससे संबंधित थे। तो टोटल 16 बिल्स पास हुए पार्लियामेंट द्वारा इस बजट सेशन में। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्ड एनुअली? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है April 6। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये डे 23 अगस्त 2013 को डिक्लेयर किया गया था। ये डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि 1896 में इसी दिन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑफ द मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई थी एथेंस, ग्रीस में। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का थीम रहेगा लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। हाउ मच टैरिफ डिड इंडिया फेस ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स टू द US ड्यूरिंग दिस ट्रेड वॉर? अमेरिका ने भारतीय आयात पर कितना टैरिफ लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 27%। देखिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फुल स्केल ट्रेड वॉर लॉन्च कर दिया है। कंट्रीज पर जो है टैरिफ लगाए जा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी कि जो देश इन पर लगाते थे अब तक अमेरिका नहीं लगाता था। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, अमेरिका एक सोचता था कि क्या टैरिफ लगाना, पर अब अमेरिका ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं। तो 10% से लेकर मैक्सिमम 49% तक के टैरिफ लगाए हैं। ठीक है, और भारत पे लगाए 27% का टैरिफ। अच्छा, टैरिफ को आप इस तरह समझिएगा, मतलब सरकार पर नहीं लगाए। अब मान लीजिए भारत से कोई सामान जा रहा है अमेरिका में, वो 100 रुपये का बिकना है अमेरिका में जाके, ठीक है, या आपके $100 का, मतलब किसी आप एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो अमेरिका ने 27% टैरिफ लगा, तो अब 100 रुपये में उसमें 27 रुपये का टैक्स जोड़ लेगा, तब जाकर वो बिकेगा। अब उससे क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा, अमेरिका की मार्केट में महंगा हो जाएगा, जबकि अमेरिका की जो लोकल चीज़ें हैं वो उसके कंपेयर में सस्ती हो जाएंगी। तो अब अमेरिका वाले क्या करेंगे, भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ है, भारत से जो इंपोर्ट हुआ है उसे नहीं बाय करेंगे, अपने अमेरिका वाला जो सामान है उसको बाय करेंगे। तो इस तरह से कार्य करता है। पहले क्या था, पहले टैरिफ नहीं लग रहा था, भारत से जो सामान जा रहा था वो सस्ता था वहाँ पर अमेरिका में और बिक भी रहा था। पर अब जब टैरिफ लगाते हैं तो वहाँ पर महंगा हो जाएगा भारत का जो सामान है। तो जो यहाँ से एक्सपोर्टर हैं जो अमेरिका में सामान भेज रहे हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारत जो है 52% की ड्यूटी लगाता है US पर, ठीक है, और इन्होंने बेस लाइन टैरिफ की अमेरिका ने 10% रखी है, यानी कि 10% से शुरू होगा और 49% तक लगेगा। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, 49% तक भी टैक्स लगेगा। वट वॉज मनोज कुमार फेमसली निकनेम्ड फॉर हिज पैट्रियोटिक फिल्म? मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए क्या उपनाम दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है भारत कुमार। मनोज कुमार, जिनका जब जन्म हुआ था तब नाम था इनका हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। 24 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था इनका एबटाबाद पाकिस्तान में। फिर ये भारत आ गए थे पार्टीशन के टाइम पर। इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट, एडिटर। हिंदी सिनेमा में इन्होंने काम किया, ठीक है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। और पैट्रियोटिक फिल्म्स इन्होंने काफ़ी की है, इसलिए इनका नाम भारत कुमार रखा गया था। 87 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। पद्मश्री मिला इन्हें 1992 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला इन्हें 2015 में, और नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे 2004 से। एक और ओबिचुरी देखेंगे, जाने माने क्लासिकल सिंगर और फॉर्मर अस्थाना विद्वान तिरुपति देवस्थानम के गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद। इनका भी निधन हो गया 76 की एज में। हु वॉन द विमेंस स्क्वैश टाइटल एट द इंडियन ओपन 2025 PSA कोपर इवेंट?
इंडियन ओपन 2025 PSA कोपर इवेंट में महिला स्क्वैश का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है अनाहत सिंह। तो जो अनाहत सिंह है इन्होंने विमेंस स्क्वैश टाइटल जीत लिया है इंडियन ओपन 2025 PSA कोपर इवेंट मुंबई में। इन्होंने हराया हेलेन टेंग जो कि हांगकांग चाइना की है। मेंस फाइनल की बात करें तो अभय सिंह यहाँ पर हार चुके फाइनल में इजिप्ट के करीम अल टोर्की से। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड मैरीन पैरासाइट आइसोपोड स्पीसीज इन ओडिशा? ओडिशा में नई खोजी गई समुद्री परजीवी आइसोपोड प्रजाति का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है लोबोथ्रॉक्स भारत। बहरामपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मैरीन पैरासाइट आइसोपोड की नई स्पीसीज डिस्कवर की है गोपालपुर, गंजम डिस्ट्रिक्ट और बहावलपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। नई स्पीसीज जो है लेस देन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका नाम रखा गया है लोबोथ्रॉक्स भारत। एक नई स्पीसीज स्नेक हेड फिश की मिली है चन्ना नाची, कहाँ पर? मेघालय में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज साइन MOU विद विच म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड डोर टू डोर KYC वेरिफिकेशन सर्विसेज फॉर देयर इन्वेस्टर्स? डाक विभाग ने अपने निवेशकों के लिए डोर टू डोर KYC सत्यापन सेवा प्रदान करने के लिए किस म्यूचुअल फंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसने एक MOU साइन किया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ ताकि डोर टू डोर KYC वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकें जो भी इन्वेस्टर्स हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के उनके। दिस पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रीमलाइन द KYC प्रोसेस ensuring convenience, security and compliance for investors across India. Which Indian institution has recently been recognized as an institute of national eminence? हाल ही में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान के रूप में मान्यता दी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस का दर्जा दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो इसके अब क्या होगा, जो 100% टैक्स एग्जम्पशन इसको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। जो भी इस इंस्टीट्यूट को डोनेशन मिलेगी ना, उस डोनेशन पर 100% टैक्स एग्जम्पशन रहेगा। इससे पहले 50% टैक्स एग्जम्पशन ही होता था। हाउ मैनी गैलेक्सीज डिड द यूक्लिड टेलीस्कोप कैप्चर इन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस? यूक्लिड दूरबीन ने कितनी आकाशगंगाओं के उच्च रेजोल्यूशन चित्र कैद किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 26 मिलियन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है यूक्लिड। इसने हाल ही में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की हैं 26 मिलियन गैलेक्सीज की। तो एक और संभावनाएं खुल गई हैं कैसे तरह से हम डार्क यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं। यूक्लिड जो है 1.2 मीटर टेलीस्कोप है जो लार्ज स्पेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे गैलेक्सीज, तो उनको मैप कर सकता है। ये किस तरह से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हुई है, किस तरह से गैलेक्सी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से शेप होती है, ये सभी इनसे पता चल जाता है। जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। एक और न्यूज़ देखेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित। इसने अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गाया इसको जो है शट डाउन कर दिया है। दिसंबर 2013 में लॉन्च की गई थी। इसका मतलब है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद नास्कॉम टू बूस्ट डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य सरकार ने विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नास्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नास्कॉम के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राज्य में बढ़ सकें। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने नास्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत श्रीनिवासन और भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मुलाकात की बेंगलुरु में। व्हाट इज़ द न्यू मेंस 100 मीटर स्प्रिंट नेशनल रिकॉर्ड सेट बाय गुरिंदर वीर सिंह एट द इंडियन ग्रां प्री 1? इंडियन ग्रां प्री 1 में गुरिंदर वीर सिंह द्वारा स्थापित नया पुरुष 100 मीटर स्प्रिंट राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10.20 सेकेंड्स। गुरिंदर वीर सिंह इन्होंने मेंस 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 10.20 सेकेंड इन्होंने अपनी रेस को पूरा करने में लिए हैं इंडियन ग्रां प्री 1 जो कि बेंगलुरु में हुआ है। रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये। और किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है? मणिकांता हॉबिलदार का, जिनका 10.23 सेकेंड का रिकॉर्ड था। अक्टूबर 2023 में सेट किया था उन्होंने। विच बैंक रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर एन एडिशनल 4% स्टेक इन एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? हाल ही में किस बैंक ने एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अतिरिक्त 4% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरल बैंक।
फेडरल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत ही एडिशनल 4% स्टेक हासिल करेगा एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। किससे लेगा? एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल से। इसके साथ फेडरल बैंक के जो स्टेक हो जाएंगी इस एजिस फेडरल में वो 30% हो जाएंगे, पहले 26% थे। और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें ये भी अप्रूवल दे दी है कि जो फेडरल बैंक है वो एडिशनल 4% स्टेक हासिल कर सकता है AFLIC में 105 करोड़ रुपए तक। ठीक है, 105 करोड़ रुपए तक का ही डील रहेगी। जो एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस है जॉइंट वेंचर है बिटवीन एजिस, जो कि मल्टीनेशनल इंश्योरेंस जायंट है, हेडक्वार्टर्स यूरोप में और फेडरल बैंक के बीच में। व्हाट वाज इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 717.9 बिलियन US डॉलर। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये 10.7% तक बढ़कर 717.9 बिलियन US डॉलर पहुंच चुका है दिसंबर 2024 के एंड तक, जबकि दिसंबर 2023 में 648.7 बिलियन US डॉलर था, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा ने बताया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 0.7% का इंक्रीज देखने को मिला है। सितंबर 2024 में 712.7 बिलियन US डॉलर था। एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो ये 19.1% रहा है दिसंबर 2024 के एंड तक। सितंबर 2024 में 19% था। $, डिनोमिनेटेड डेट ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया के एक्सटर्नल डेट का। उसके बाद फिर इंडियन रुपी, फिर जापानीज येन, फिर SDR, फिर यूरो। लोन्स लार्जेस्ट कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेट के, यानी कि लोन्स की वजह से हमारा डेट काफ़ी बड़ा है 33.6%। उसके बाद करेंसी एंड डिपॉजिट्स, फिर ट्रेड डिफिसिट एंड एडवांसेस एंड डेट सिक्योरिटीज। हाउ मच ऑफ वोडाफोन आइडियाज स्पेक्ट्रम ड्यूज हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी? भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया की स्पेक्ट्रम बकाये का कितना हिस्सा इक्विटी में बदलने का फैसला किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है 36,950 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 36,950 करोड़ रुपए जो ड्यू है वोडाफोन इंडिया का, स्पेक्ट्रम ड्यूज जो हैं उनको इक्विटी में बदल देंगे, यानी कितने रुपए की हिस्सेदारी सरकार वोडाफोन इंडिया में ले लेगी। तो गवर्नमेंट के स्टेक जो है वोडाफोन इंडिया में 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएंगे। बाकी जो इस फिर आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है, इनके घट जाएंगे, 9.4% हो जाएंगे। वोडाफोन के 16.1% हो जाएंगे। ऐसे ही वोडाफोन UK की जो ओनरशिप है ये 24.4% से घटकर 16.1% हो जाएगी। सेबी ने साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्जैम्प्ट भी कर दिया है कि ये ओपन ऑफर कर सकती है इस 34.10% स्टेक हासिल करने के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। विच कंपनी इस्टेब्लिश्ड इंडियाज लार्जेस्ट क्लोरोटोलुइन प्लांट एट दहेज? किस कंपनी ने दहेज में भारत का सबसे बड़ा क्लोरोटोलुइन संयंत्र स्थापित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड ने देश का लार्जेस्ट क्लोरोटोलुइन प्लांट इनोग्रेट किया है दहेज गुजरात में। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इस मौके पर मौजूद रहे। 350 करोड़ रुपए की लागत से बना है और एनुअल प्रोडक्शन 30,000 टन का रहने वाला है। तो इसमें क्लोरीन को यूटिलाइज करके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड, ये सब बनाए जाएंगे। इसी तरह का एक और करंट अफेयर है वारी एनर्जीज। इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसकी कैपेसिटी 5.4 गीगावाट की है, इसे इनोग्रेट किया है चिखली, साउथ गुजरात में। What is India's rank in private AI investments as per the 2025 Technology and Innovation Report issued by UNCTAD? UNCTAD द्वारा जारी 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार निजी AI निवेश में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10th। देखिए एक UN रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना रहा 2023 में, किस कंपनी में अच्छा रहा। तो भारत और चाइना जो है ये दो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो जिनमें इंप्रूवमेंट देखा गया है, ये अच्छी रैंक है। भारत 10वें नंबर पर है। 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट इसका नाम है, सब टाइटल है इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। इसे UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, अलग अलग इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत 36वें नंबर पर है, 2022 में 48वें नंबर पर था। अच्छा, कंट्री का जो रेडीनेस है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ के लिए उसमें 36 नंबर पर है। ये तो हमने खैर पढ़ लिया, अभी दोबारा रिपीट हो गया है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ICT डेवलपमेंट में भारत 99वें नंबर पर है, 113वां नंबर पर है स्किल्स में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3rd नंबर पर है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10वें नंबर पर है, फाइनेंस में 70वें नंबर पर है। अच्छा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन AI की बात करें तो US टॉप पोजीशन पर है, 67 बिलियन US की इन्वेस्टमेंट 2023 में, यानी कि टोटल जो ग्लोबल AI प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई है उसका 70% तो US में ही हुआ है।
चाइना दूसरे नंबर पर है, भारत 10वें नंबर पर है। भारत में 1.4 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा, मोस्ट गिटहब डेवलपर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसके बाद फिर इंडिया में, फिर चाइना में। AI का जो मार्केट है वो 4.8 ट्रिलियन US डॉलर पहुंच जाएगा 2033 तक, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। थैंक यू गाइस।